गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्टडी विद कमलेश में आपका स्वागत है। आज मैं हिस्ट्री शुरू करने वाला हूं। ठीक है, तो हिस्ट्री बताने से पहले थोड़ा भारत के भौतिक भूगोल के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, तो आपको थोड़ा ये अजीब लग सकता है। ठीक है, कि ये इसमें हिस्ट्री में ज्योग्राफी कैसे आ गया। ठीक है, तो आप पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आ जाएगी कि क्या तरीका है। ये तरीका आपने ये इस अप्रोच से अभी तक पढ़ा नहीं होगा। ठीक है ना, इसलिए आपको ये नया लग सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले भौगोलिक ढांचा जानते हैं। ठीक है, तो भारत का इतिहास इसके भूगोल के सामान्य ज्ञान के बिना समझा नहीं जा सकता है। ठीक है ना, भूगोल का क्या होना चाहिए, आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए आपको। ठीक है, सामान्य ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं आपको भूगोल के बारे में पूरा एक्सपर्ट बन जाना, ज्योग्राफी का एक्सपर्ट बन जाना है। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत जानना है। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप 5 देशों में बांटा जाता है: भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान। ठीक है ना, अब देखिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट को इतने कंट्रीज में बांटा गया है। ठीक है, अब ये आप लोग सोचेंगे कि ये इंडियन कॉन्टिनेंट के बारे में क्यों पढ़ना है, भारत के बारे में, भारत का इतिहास पढ़ना है। ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान आना चाहिए कि जब तक आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में नहीं जानेंगे तो आपको पूरा इतिहास समझ में नहीं आएगा। क्योंकि पहले क्या था, हमारा ये पूरा पे हमारा इलाका था, ये पूरा इलाका क्या था, उस पर हमारा राज था। ठीक है ना, हमारा पूरा क्षेत्र अधिकार था। ये देखिए, ये हमारा क्या हो गया, इंडिया हो गया। ये हमारा यहाँ पे नेपाल, ये भूटान, यहाँ बांग्लादेश, ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सब क्या था ना, ये अखंड भारत का क्या है, एक पार्ट था। ठीक है, ये अखंड भारत का पार्ट था। ये आपको समझ में आएगा, चंद्रगुप्त के समय वाला जो पीरियड है या फिर सम्राट अशोक के समय वाला, ये पूरा इसकी ये इलाका था, पूरा क्षेत्र था। इसलिए ये पूरा आपको एक यूनिट के रूप में है। तो इसको कहा जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट मतलब क्या होता है, आप देख लिए, कॉन्टिनेंट मतलब क्या होता है, किसी का कोई भी लैंड जिसका क्या हो, नेचुरल बाउंड्री हो, एक प्राकृतिक सीमाएं हो, उसको क्या कहा जाता है, हमारा कॉन्टिनेंट कहा जाता है। जैसे नॉर्थ अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका देखिए चारों तरफ क्या है, पानी से घिरा हुआ है, इसलिए क्या हो, समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए क्या हो गया, वो प्राकृतिक सीमाएं होगी, इसलिए उसको कॉन्टिनेंट कहा जाता है। साउथ अमेरिका को भी देख सकते हैं, ऐसे ही चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए वो भी क्या है, एक महाद्वीप है। सारे कॉन्टिनेंट, चाहे एशिया भी देख लीजिए, एशिया भी क्या है, 3 तरफ से हमारा पानी से घिरा हुआ है, और हमारा जो उसका हमारा पश्चिम भाग है वो पहाड़ से घिरा हुआ है, तो वो भी क्या है, एक नेचुरल बाउंड्री है। तो ये भी क्या होगा, कॉन्टिनेंट हो गया। तो सब कॉन्टिनेंट क्या हो गया, सब कॉन्टिनेंट मतलब कॉन्टिनेंट के अंदर कोई कॉन्टिनेंट हो तो उसको क्या कहा जाता है, सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। महाद्वीप के अंदर जो महाद्वीप हो उसको उप महाद्वीप कहा जाता है। जैसे ये वाला कॉन्टिनेंट है, उसके अंदर एक कॉन्टिनेंट। जैसे इंडिया क्या है, इंडिया किस महादेश में या इस कॉन्टिनेंट में है, हमारा एशिया में, और एशिया के अंदर एक छोटा सा वाला पार्ट है। तो ये क्या हो गया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडिया का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इंडिया इसमें सबसे बड़ा देश है, इसलिए क्या हो गया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब देखिए, अब कॉन्टिनेंट है तो इसका भी क्या होगा, नेचुरल बाउंड्री होगा। हाँ, तो इसका भी नेचुरल बाउंड्री है। देखिए, उत्तर में क्या होगा, हमारा हिमालय है, पूरब में भी क्या है, हमारा हिमालय का ही एक्सटेंशन है, और पश्चिम में भी क्या है, हमारा हिमालय का ही पार्ट है, और हमारा वेस्ट और ईस्ट और साउथ में क्या है, हमारा देखिए इधर समुद्र है, ओशन है। इसलिए क्या, ये भी क्या हो गया, एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो गया, ये भारतीय उपमहाद्वीप इसको बोला गया। ठीक है, भारत का नाम क्यों, क्योंकि भारत इसमें सबसे बड़ा देश है। आपको एक चीज याद रखना है। तो उपमहाद्वीप में कौन कौन सा देश शामिल है, भारत, बांग्लादेश। देखिए, बांग्लादेश से अलग हुआ था कौन, पाकिस्तान हुआ है, पाकिस्तान से अलग हुआ था कौन, भारत, और नेपाल, भूटान तो कभी किसी का पार्ट था, मतलब था, हम लोग हमारा पार्ट था पहले, तो ये भी इसमें पार्ट आएंगे, सारे इसी का क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो। आगे देखिए, अब भारतीय उपमहाद्वीप एक स्पष्ट भौगोलिक यूनिट है। एक क्या है, एक ज्योग्राफिकल यूनिट है। क्यों यूनिट है, क्योंकि देखिए पूरा इसका अपना अपना सीमा है। ठीक है ना, अपना सारा बाउंड्री, इसलिए क्या होगा, एक स्पष्ट भौगोलिक यूनिट है या इकाई है। और अधिकांश भाग उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है, मतलब इसका अधिकांश भाग क्या है, ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है। देखिए, हमारा क्या है, ये जो पार्ट है, ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ या फिर 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसी का नाम है कर्क रेखा या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा है। ठीक है ना, तो कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। इसके इधर क्या होगा, 0 डिग्री होगा, तो 0 डिग्री यहाँ पे होगा, मान लीजिए, देखिए यहाँ पे नीचे होगा 0 डिग्री, तो 0 डिग्री और 23.5 डिग्री बीच, ये वाला क्या है, गर्मी वाला क्षेत्र है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या फिर ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, और जो हमारा इसके उत्तर वाला है, ये ठंडा वाला मौसम होना चाहिए, इसके अनुसार थोड़ा तुलनात्मक रूप से ठंडा होना चाहिए, लेकिन ये भी हमारा गर्म है। वो कारण क्या है मैं बताऊंगा, हिमालय कारण होती है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको क्यों गर्म है उत्तर भारत। दक्षिण भारत तो इक्वेटर के नजदीक है, इसलिए इसमें गर्मी आती है, लेकिन उत्तर भारत गर्मी क्यों है, इसका कारण हिमालय कारण होती है, मैं बताऊंगा आपको, आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, ये वाला। तो इसका मतलब पूरा भारत क्या है, हमारा क्या है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में बसा हुआ है।
तो बताइए, अब उसने कटिबंधीय क्षेत्र बसा हुआ है, इसके अनुसार क्या होगा, हमारा फूड हैबिट्स होगा, कल्चर होगा, सब कुछ होगा। जो कपड़े पहनेंगे वो किसके आधार पर पहनेंगे, वो ये टेम्परेचर के आधार पर पहनते हैं। साउथ इंडिया में लुंगी वगैरह पहनते हैं क्योंकि गर्मी ज़्यादा रहती है, ठीक है ना। और वो लुंगी वगैरह क्या होती है, एयर कंडीशनर होता है, इसलिए हमारा पार्ट है, तो लुंगी हमारा पहनते हैं। कहीं भी देखिए वो हल्का कपड़ा पहनेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ आपको समझ में आएगा। कारण भोजन में क्या होगा, गर्मी है तो गर्मी में उसी आधार पर भोजन भी होगा, हमारा फूड हैबिट्स होगा। जैसे मान लीजिए छाछ, दूध, ये सब सारी चीज़ क्या बहुत फेमस होगा, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया दोनों में होगा, ठीक है। साउथ इंडिया में देखिए चावल वाले खाना होता है क्योंकि गर्मी ज़्यादा रहती है। हर एक चीज़ क्या है आपका इसी ज्योग्राफी के आधार पे आपको तय होगा, इसलिए आपको इतिहास समझने में आपको मदद मिलेगी, ठीक है। ये पहला हो गया। अगला देखिए हमारा, भारत के इतिहास में मानसून की भूमिका। मानसून की भूमिका क्या है, मानसून का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल है हमारे इतिहास में। देखिए तो मानसून का दो इसके पार्ट है। पहला क्या है हमारा, दक्षिण पश्चिम मानसून, मतलब साउथ वेस्ट मानसून। यहाँ जून से अक्टूबर में रहता है। देखिए पहले मैप दिखा देता हूँ, इसको दक्षिण पश्चिम क्यों पड़ा, क्योंकि ये देखिए हमारा दक्षिण है, ये हमारा पश्चिम है, दोनों के बीच से जा रही है, इसलिए क्या हो गया दक्षिण पश्चिम मानसून। इधर से होते हुए पूरे भारत में फैलती है, ठीक है। तो ये कब स्टार्ट होती है, जून के समय। जून के समय सबसे पहले कहाँ पे आता है हमारा, ये केरल वाले इलाके में हिट करती है। उसके बाद केरल से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से होते हुए धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ती जाती है। तो जून से अक्टूबर के बीच इसमें पूरे क्षेत्र में बारिश करती है या वर्षा करती है, ठीक है। देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून जून से अक्टूबर तक रहता है और देश के अधिकांश क्षेत्र में विभिन्न मात्रा में पानी बरसाता है, ठीक है। प्राचीन काल में सिंचाई का कोई विशेष महत्व नहीं था और खेती वर्षा पर निर्भर थी, ठीक है ना। अभी तो देखिए बहुत सारे बोरवेल आ गए, नहर आ गया, ड्रेनेज सिस्टम बहुत आ गया, हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम आ गया, बहुत सारे तरीका आ गया सिंचाई का। लेकिन अब पहले उस समय क्या था, इतने सारे हमारे साधन नहीं थे, ठीक है। तो हमारा उस समय क्या था, पूरा मानसून में डिपेंडेंट था, इसलिए हमारा मानसून का बहुत ही ज्यादा रोल है। आज जिसे हम उत्तर भारत में खरीफ फसल कहते हैं, वहां प्राचीन समय में मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून पर आधारित थी। देखिए मैं मैप में दिखा देता हूँ। अब देखिए ये यहाँ से इधर इस वाले इलाके में क्या है, हमेशा गर्मी रहती है। तो गर्मी होगा तो बताइए, तो यहाँ ठंडा का मौसम नहीं होगा। ठंड का मौसम नहीं होगा तो आप बता सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे क्या होगा, रबी जो क्रॉप है हमारा, रबी क्रॉप क्या होता है, ठंड के मौसम में उगाया जाता है। तो रबी क्रॉप क्या होगा, साउथ इंडिया में कभी प्रोडक्शन नहीं होगा, मतलब गेहूं का प्रोडक्शन नहीं होगा। गेहूं के साथ जो होता है सरसों वगैरह, वो भी इधर इस वाले इलाके में कभी नहीं होगा, यहाँ से इधर वाले इलाके, क्योंकि यहाँ पे ठंड का मौसम पड़ती ही नहीं है। लेकिन यहाँ से इधर क्या है, ठंड का मौसम होता है। आपको यहाँ सालों भर गर्मी रहती है, ठीक है, गर्मी का मौसम। यहाँ पे क्या होता है, ठंडा और गर्मी का मौसम क्या है आपको नॉर्थ इंडिया में मिलेगा, इसलिए यहाँ पे गेहूं का प्रोडक्शन क्या आता है। और जो यहाँ पे जो खरीफ फसल क्या आता है गर्मी के मौसम में, वो भी क्या होता है, किसमें डिपेंडेंट होता है, मानसून की बारिश पे, ठीक है, क्योंकि सिंचाई उस समय थी नहीं, इसलिए। अब देखिए मानसून का एक और हमारा कंपोनेंट है हमारा पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। से क्या है, से उत्तरी भारत में जाड़े में वर्षा होती थी, जहां उस समय गेहूं, जौ आदि मुख्य फसलें होती थी। देखिए ये वाला इलाका, आपको ये जो एरो दिखाया हूं, ठीक है ना, ये हमारा भूमध्य सागर से ये हवाएं आ रही है, भूमध्य सागर से होते हुए सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते इंडिया के उत्तर भारत वाले क्षेत्र में पड़ती है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश वाले रीजन में पड़ती है, ठीक है, राजस्थान वाले इलाके में यहाँ पे। तो यहाँ पे ठंड के मौसम में बारिश होती है, और ठंड के मौसम में बारिश होती है, इसीलिए क्या होता है ना, जो गेहूं को होता है, गेहूं को ठंड के मौसम में पकने के लिए क्या है, हल्की हल्की बारिश चाहिए, ठीक है, और हल्की खिली हुई धूप चाहिए। इसलिए गेहूं का प्रोडक्शन क्या होता है हमारा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इसी वाले इलाके में होती है सबसे ज्यादा, और कहीं पे प्रोडक्शन नहीं होता है हमारा इस वाले इलाके में, ये वाला पूरा इलाका। इसलिए आप देखेंगे कि गेहूं का प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो आटा का प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। इसलिए रोटी का जो तीन टाइम का, 2 टाइम 3 टाइम क्या है, रोटी का जो प्रचलन होगा वो हमारा कहाँ पे होता है, हमारा उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा वाले क्षेत्र में होता है, क्योंकि गेहूं का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। लेकिन आप पूर्वी भारत में आएंगे, दक्षिणी भारत में आएंगे, यहाँ पे चावल का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ के लोग 2 टाइम 3 टाइम क्या चावल का उपयोग करके खाते हैं, या फिर चावल का रिलेटेड वो डिशेज बनती है। साउथ इंडिया में पता हुआ जितने सारे डिशेज है वो सारे चावल से बनती है, आपको ये समझ में आएगा आना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये इंपॉर्टेंस समझ में आएगा इसका रोल का, ठीक है ना, मानसून का। अब देखिए इसमें तो पश्चिम, अब बताइए गेहूं और जौ, तो गेहूं और जौ का प्रोडक्शन कहाँ होता है हमारा, नॉर्थ इंडिया में। बताइए अब यदि हिस्ट्री में पूछा जाएगा कि बताइए कि गेहूं और जौ का साक्ष्य कौन कौन से हड़प्पन साइट्स में मिला है या हड़प्पा स्थल में मिला है, तो आपको ऐसा साइट खोजना है जहां पे जो नॉर्थ इंडिया में हो। साउथ इंडिया में कोई भी साइट होगा वो ऑब्वियस है कि वहां पे गेहूं का प्रोडक्शन नहीं होगा, कितना आसान है।
यदि आप इस तरह लॉजिक से पढ़े तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो गेहूं जो ऑब्वियस होगा साउथ इंडिया में मिलेगा नहीं, सिर्फ नॉर्थ इंडिया में मिलेगा। आपको लॉजिक लगाना है, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गया नॉर्थ इंडिया की बात। अब प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर इंडिया का क्या है, कुछ भाग विशेष रूप से तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में ज्यादातर वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। अब उत्तरी पूर्वी मानसून क्या होता है, मैं मानसून वाला चैप्टर लूंगा, उसमें डिटेल में कराऊंगा इसको, ठीक है। ये उत्तर हो गया हमारा और ये हो गया पूरब हो गया। इधर से जो मानसून आती है, मतलब ये तो हो गया जून से अक्टूबर के बीच में, और अक्टूबर से दिसंबर के बीच में मानसून क्या होता है, इधर से वापस लौटती है इस डायरेक्शन में, ऐसे, ठीक है ना, लौटती है। तब यहाँ पे बंगाल खाड़ी में अपना जल उठाती है और यहाँ से आती है तमिलनाडु में जाके बारिश करती है। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में क्या होता है, इधर ठंड के मौसम में बारिश होती है। तो एक तो हो गया नॉर्थ इंडिया में ठंड के मौसम में बारिश होती है, दूसरा क्या हो गया हमारा तमिलनाडु में ठंड के मौसम में बारिश होती है, और कहीं पे नहीं होती भारत में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में। तो इसके कारण क्या होता है, इस वाले क्षेत्र में क्या होता है, इसका खेतीबाड़ी होती है ठंड के मौसम में भी। अब देखिए आगे, देखिए यहाँ पे उत्तरी पूर्वी मानसून जिसका समय अक्टूबर से क्या है दिसंबर के मौसम, मतलब ठंडा के मौसम में, कोल्ड सीजन में। अगला देखिए हमारा, जब से ईसा की पहली सदी के आसपास मानसून की दिशा मालूम हुई, मतलब फर्स्ट एडी के आसपास हमारा क्या है, मानसून का डायरेक्शन पता चला। जो डायरेक्शन मैंने यहाँ पे बनाया हूं, ये डायरेक्शन पहले ज्ञात नहीं था, ये डायरेक्शन बाद में पता चला। फर्स्ट एडी के बाद ये डायरेक्शन का पता चला कि मानसून इस डायरेक्शन से बहती है, ठीक है। तो इसी डायरेक्शन का फायदा उठा क्या होगा, इधर से जो हमारे पश्चिम में जितने सारे व्यापारी थे, ट्रेडर थे, वो लोग क्या, तो इसी डायरेक्शन का सहारा लेके क्या होता है, भारत में व्यापार करने के लिए आते थे, ठीक है ना, ट्रेड करने के लिए आते थे। देखिए आगे, तो व्यापारी लोगों ने उत्तर पश्चिमी मानसून के सहारे जहाजों पर सवार होकर एशिया, पश्चिम एशिया और भूमध्य सागरीय क्षेत्र से कहां चला गया, भूमध्य सागरीय क्षेत्र से व्यापार करने और सांस्कृतिक संपर्क स्थापित करने में समर्थ हो गया। देखिए मैं आपको मैप में दिखाता हूं। देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा अफ्रीका हो गया, ये सऊदी अरेबिया, इन दोनों के बीच क्या है हमारा, ये हमारा क्या भूमध्य सागर है। इधर क्या हमारा रेड सी हो जाएगा ये वाला। तो यहाँ के भूमध्य सागर के आसपास वाले जो कंट्री है, सऊदी अरेबिया हो गया, इधर हमारे जितनी सारी कंट्रीज है, अफ्रीका का पार्ट, इथोपिया हो गया, ये सोमालिया हो गया, ये सारी कंट्री क्या है ना, इसी हवाओं के सहारे क्या हो गया, इधर से होते हुए इंडिया आने लगे और ये अपना व्यापार करते थे। तो आपको समझ में आएगा ना, ये जितने सारे तट है सभी के साथ क्या हमारा व्यापारिक संबंध है। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये वाला इसी वाले क्षेत्र में क्या, क्योंकि मानसून के कारण। आपको पता होगा कि जो हमारा व्यापारिक संबंध है या ट्रेड रिलेशनशिप है कंट्री के साथ, आपको जो मैं इंडस सभ्यता बताऊंगा, इंडस सिविलाइजेशन में बताऊंगा कि कौन कौन से क्षेत्र से उसका रिलेशन था हमारा इंडिया का और इसका, बस यही सारी कंट्री। क्यों, क्योंकि यहाँ से मानसून का डायरेक्शन आपको पता चल गया था, तो इसी कारण यहाँ से लोग आते थे। इसे मैं यहाँ पे बताऊँ, पाकिस्तान में मकरान का तट है, यहाँ पे भी आपको हमारा रिलेशन था, यहाँ पे व्यापार करते थे गुजरात से या इधर से मुंबई से होते हुए। आपको ये पूरा समझ में आएगा। जब तक आप नहीं जानेंगे ज्योग्राफी, आपको समझने में क्या होगी, दिक्कत होगी। अब बताइए, जब लोग आने लगे तो व्यापार करने लगे और उसके बीच सांस्कृतिक कल्चरल रिलेशनशिप क्या होगा, बढ़ने लगा। भारत और ये वेस्टर्न और हमारा क्या है जो मेडिटेरियन कंट्री है, भूमध्य सागर वाले जो देश है, उन सभी के बीच क्या होगा, रिलेशनशिप स्थापित होने लगा। लोग आने लगे, मिलने लगे, यहाँ का धर्म वहां जाने लगा, यहाँ के लोग जाने लगे, यहाँ का कल्चर एक स्थान से दूसरे स्थान जाने लगा, इस तरह से एक्सचेंज होने लगा हमारा, ठीक है। अब अगला देखिए, अब अगला ये तो हमारा हो गया मानसून का रोल। अब अगला देखते हैं कि हमारा जो हिमालय का रोल क्या है हमारे इतिहास में, ठीक है। तो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत अवस्थित है, जो साइबेरिया से चलकर मध्य एशिया को पार करने वाली उत्तर ध्रुवीय ठंडी हवाओं को रोकता है। मतलब देखिए, मैं मैप में दिखाता हूं आपको। ये हमारा ये देखिए, ये तो हो गया हमारा इंडिया हो गया, इधर क्या हो गया, मध्य एशिया हो गया, क्योंकि एशिया के बीचों बीच इसलिए क्या मध्य एशिया या सेंट्रल एशिया। और इधर क्या हो जाएगा हमारा साइबेरिया। साइबेरिया कहाँ है, रूस का पार्ट है या रसिया का पार्ट है हमारा। ये क्या है, सालों भर जमी रहती है बर्फ से। तो यहां से जो विंड चलती है इस डायरेक्शन से आती है, साइबेरिया से होते हुए मध्य सेंट्रल एशिया से होते हुए ये हिमालय में टकराती है। लेकिन हिमालय की हाइट कितना है, 6000 एवरेज हाइट है, मैंने बताया 6000 मीटर, कहीं कहीं तो 8 मतलब लगभग 9 किलोमीटर के आसपास है उसकी हाइट। तो सोचिए, इतने ऊंचा को पार करना क्या हवाओं को संभव नहीं होता। हवा क्या होता है, यहाँ से इधर ब्लॉक हो जाती है, इस वाले इलाके में रह जाती है, ये हमारे नॉर्थ इंडिया में या भारत में एंटर नहीं कर पाती है। इसके कारण क्या होता है, हमारा जो इधर वाला इलाका था ना, ये सालों भर क्या होता है, गर्म रहता है। सोच के देखिए, यदि मान लीजिए हवा अंदर आ जाती है तो क्या होता है, ये वाला इलाका नॉर्थ इंडिया पूरा कड़ाके की ठंडी पड़ती है, हमेशा ठंडा वाला क्षेत्र हो जाता है।
ये ट्रॉपिकल रीजन ना होकर क्या होता, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता। तो ये क्वेश्चन अभी तक पूछा गया नहीं। क्या कारण है कि ट्रॉपिकल रीजन में ना होते हुए भी हमारा नॉर्दर्न प्लेन है या नॉर्थ इंडिया है, उसमें हमारा सालों भर गर्मी होती है। क्यों? क्योंकि हिमालय के कारण। हिमालय ना होता तो ऐसा ना होता। तो हिमालय का इसीलिए हम लोग क्या हिमालय की पूजा करते हैं। कितना इंपॉर्टेंट रोल है आप सोच सकते हैं। अब बताइए, अब आगे देखते हैं हम लोग। इस प्रकार हमारे देश की रक्षा करता है। मौसम से क्या है, हम रक्षा कर रहे हैं। यही कारण है कि उत्तर भारत की जलवायु पूरे साल भर गर्म रहती है। मैदानों में अधिक जाड़ा नहीं पड़ने से यहाँ के लोग बहुत ही अधिक कपड़े नहीं पहनते हैं। ठीक है ना। आपको देखेंगे कि गर्मी ज्यादा पड़ती है, कपड़े बहुत ही लोग क्या कम पहनते हैं। ठीक है ना। और खुले में अधिक समय तक रह सकते हैं। ठीक है ना। अब ज्यादा गर्मी मान लीजिए, ज्यादा सारी हवाएं क्या होती है, उत्तर भारत में आ जाता है। उत्तर भारत का मतलब क्या है हमारा, हरियाणा हो गया, ठीक है ना, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन वाले इलाके में यदि यहाँ पे मान लीजिए ठंडी ठंडी हवाएं आ जाती तो यहाँ के लोग क्या था, कपड़े बहुत ज्यादा पहनते हैं, मोटे मोटे कपड़े पहनना पड़ता है, जैसे पोलर रीजन में होता है, ध्रुवीय क्षेत्र में होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसलिए क्या है, यहाँ पे देखेंगे कि कपड़े कम पहनते हैं और साथ ही साथ क्या है, ठंडा कम होने के कारण क्या होता है, वो लोग अधिक समय तक बाहर में रह सकते हैं। इसलिए देखेंगे जो वहाँ के लोगों का जो वर्किंग आवर होगा, हरियाणा, पंजाब या कोई शहर मान लीजिए, दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा या बाकी गुरुग्राम, सभी लोगों जो वर्किंग आवर होगा वो बहुत ही ज्यादा होता है। 14 घंटा, 12 घंटा ऐसे क्या होता है, वर्किंग आवर्स होते हैं। क्योंकि वहाँ पे क्या है, अवेलेबल है, मौसम ऐसा है कि आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। लेकिन कभी कहीं पे आप उड़ीसा वाले क्षेत्र में जाएंगे जहाँ बारिश ही होती है, वहाँ पे क्या होगा, वर्किंग आवर 15 घंटे का हो सकता है क्या? संभव ही नहीं है। बारिश वाला क्षेत्र है, आपको वहाँ का मौसम अलग होता है, सब अलग अलग क्षेत्र में होता है। तो आपको ये समझ में आएगी कि क्या कारण है। तो ये पहला इंपॉर्टेंस हो गया हिमालय का। दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है, हिमालय बहुत ऊंचा होने के कारण उत्तर में होने वाले हमलों की देश की रक्षा करता है। आज तक देखेंगे कि भारत में कभी भी उत्तर की तरफ से आक्रमण नहीं हुआ, क्योंकि इतने ऊंचे पहाड़ को क्या पार करना क्या है, बहुत ही मुश्किल है। यह बात उन दिनों में विशेष रूप से लागू थी जब औद्योगिक युग नहीं आया और संचार के साधन इतने विकसित नहीं हुए थे। अभी तो फिलहाल इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, इसलिए इसके कारण क्या है, आप एरोप्लेन से क्या होते हैं, इंडिया से चाइना चले जाएंगे, चाइना से कहीं और भी चले जा सकते हैं। ठीक है ना। तो ये एरोप्लेन संभव हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण संभव हुआ। लेकिन इससे पहले एरोप्लेन नहीं था, लोगों को पैदल ही पार करना पड़ता था। तो इतने ऊंचे पहाड़ को पार करना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए क्या है, आज तक कभी इसमें आक्रमण नहीं हुआ। और न ही क्या है, अभी इतने हमारा जो कम्युनिकेशन है, मोबाइल से फोन भी नहीं कर सकते हैं। अभी इतनी सारे संचार के माध्यम डेवलप हो गए हैं, पहले नहीं था। इसलिए उस समय क्या हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था हमारे इतिहास में। अब क्या है हमारा, अब देखिए आगे, हिमालय का तो हो गया उत्तर वाला पार्ट। फिर भी उत्तर पश्चिम में सुलेमान पर्वत श्रृंखला, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला की कड़ी है, खैबर, बोलन और गोमल दर्रे से पार किया जा सकता है। देखिए मैं मैप में दिखाता हूं आपको, ये हमारा पार्ट है। देखिए ये तो हो गया हमारा हिमालय का पार्ट हो गया, यहां से यहां तक। अब देखिए यहाँ पे जो ये हमारा जो सबसे हमारा जो वेस्टर्न वाला पश्चिमी वाला भाग है हिमालय का, ये हिमालय का एक्सटेंशन है, इसका नाम है हिंदू कुश रेंज या हिंदू कुश श्रेणी। और यहाँ पे जो ये वाला दिख रहा है आपको, ये है सुलेमान रेंज, और सुलेमान रेंज का ही एक्सटेंशन है, इसका नाम क्या है, कीर्थार रेंज या कीर्थार श्रेणी। तो 3 रेंज है जो हमारा पश्चिम भाग में हिमालय का एक्सटेंशन है। आपको ये समझ में नहीं आएगा तो क्या होगा, अब इसी को पार करते हुए क्या होता है ना, जो पश्चिम में हमारा जो पश्चिम एशिया है या फिर वेस्टर्न एशिया है, उसके सारे आक्रमणकारी क्या होते इधर से होते हुए इधर आते थे। आपको ये जानना जरूरी है। ये देखिए इसमें बहुत सारे क्या है, पासेज है। पासेज मतलब जो इन पहाड़ों से गुजरने का रास्ता होता है, वो सारे बहुत सारे हैं। कौन कौन से पासेज है वो मैं अभी आपको दिखाता हूं। देखिए तो इसमें हमारा पहला क्या है, खैबर पास। देखिए ये जो दिख रहा है आपको, ये जो रास्ता है ना, ये मैंने दिखाया हूं डॉट, ये वाला, ये खैबर पास से होते हुए पार होते हुए क्या हो ना, बहुत सारे हमारे जो सिकंदर कहां से आए, इसी पास से पास होते हुए आए थे, पार हुए होते हुए आए थे। फिर नीचे जो दिख रहा है, ये आपको है, ये नाम है, ये जो सबसे नीचे है हमारा, ये कीर्थार रेंज में जो है बोलन दर्रा या बोलन पास। ठीक है। और ये हमारा क्या होगा, खैबर पास। ठीक है ना। और जो हमारा तीसरा पास है आप देखेंगे तो हमारा ये है कौन सा, खैबर पास, बोलन पास और गोमल पास। तो गोमल पास हमारा कहां पे हो गया, यहां पे हो गया। पहले खैबर हो गया, गोमल हो गया, बोलन हो गया, 3 पासेस है। तीनों पासेस के बारे में पूछा जाता है कि खैबर पास किसको कनेक्ट करता है। खैबर पास पाकिस्तान और हमारा अफगानिस्तान को कनेक्ट करता है। गोमल पास पाकिस्तान और अफगानिस्तान को, बोलन पास पाकिस्तान और अफगानिस्तान को पास करता है। ठीक है, आपको ये समझ में आना चाहिए। सबसे ऊपर में कौन है हमारा, खैबर पास, यहाँ पे।
देखिए सिकंदर क्या हुआ था, जो इसी खैबर पास से होते हुए ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी झेलम, चेनाब, रावी, व्यास तक आ गए थे, यहाँ तक वो पहुंचा था। इन सब पार करते हुए इधर से आया था, यहाँ से। ये वाला क्या है हमारा, ये सिकंदर का इलाका था, यहाँ पे इधर से होते इधर आए थे। आपको ये समझ में आएगा पासेस का इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे देखिए इधर पासेस बहुत ज्यादा था, इसलिए इधर से पार होते हुए लोग यहाँ पे चले आए। और इनकी हाइट, पहाड़ों की हाइट भी क्या थी, कम थी। लेकिन उत्तर भारत में क्या, हमारे पहाड़ों की हाइट बहुत ही ज्यादा है, 6000 मीटर। इनकी तो एवरेज बहुत ही कम है, कुछ 1000 मीटर है, 1000 होंगे, ठीक है। लेकिन इधर क्या है, पासेस भी है और पहाड़ों की हाइट भी कम है, इसलिए इधर से पार करना क्या था, आसान था। इसलिए हमारा पश्चिम की ओर से आक्रमण हुआ, न कि उत्तर की ओर से। आपको इतिहास समझ में आएगा। तो सुलेमान रेंज में कौन सा है हमारा, सुलेमान रेंज में हमारा हो गया खैबर पास। आपको रेंज भी याद रखना है, ये सारे नोट डाउन कर लेना है आपको, ठीक है। सुलेमान रेंज में कौन सा, खैबर पास है और बोलन पास, सॉरी गोमल पास। और जो हमारा बोलन पास है वो हमारा किरथार रेंज में है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अब देखिए दक्षिण की ओर सुलेमान पर्वत श्रेणी जो बलूचिस्तान में किरथार श्रेणी से जुड़ी हुई है, अभी मैंने बताया। देखिए सुलेमान श्रेणी का एक्सटेंशन क्या है, ये हमारा है किरथार श्रेणी। ये वाला निचला वाला इलाका है ना, इसे हम बलूचिस्तान अभी कहा जाता है, ये बलूचिस्तान कहा जाता है। यहाँ के लोगों को बलूच कहा जाता है। ये वाला इलाका क्या हो गया, पाकिस्तान का निचला वाला क्षेत्र, ये बलूचिस्तान है। बहुत ही ज्यादा मिनरल रिच है, खनिज से धनी क्षेत्र है पूरा, ठीक है ना, ये वाला पूरा इलाका। तो अभी चाइना इसका एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, ठीक है। तो आपको ये दिखना है इस वाले इलाके में क्या है, जो हमारा है ये वाला इलाका, ये हमारा बलूचिस्तान का इलाका है, ठीक है ना। तो ये क्या है, सुलेमान पर्वत श्रृंखला किरथार पर्वत श्रेणी से जुड़ी है, जिसे बोलन दर्रे के पार किया जा सकता है। बोलन दर्रा किसमें है, किरथार रेंज में हमारा। देखिए हर एक चीज का इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या रोल है, खैबर दर्रा का क्या इंपॉर्टेंट है, खैबर दर्रा के कारण कौन कौन लोग यहाँ आए, ठीक है। अब बताइए मैं आपको थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप दिमाग लगा सकते हैं कि लोग कहां से पार करना ज्यादा पसंद करेंगे, खैबर दर्रा से पास करना चाहेंगे, गोमल से करेंगे, या फिर हमारा बोलन दर्रा से। क्या आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं इसमें? चलिए मैं बताता हूं। देखिए यहां पे लोग ज्यादा पास क्यों करते थे, खैबर दर्रा से लोग ज्यादा क्यों पास करते थे? हालांकि यहाँ पे 5-5 नदियां हैं, ठीक है ना। 5-5 नदियों को पार करना आसान, यहाँ पे बताइए 5-5 नदी को पार करना क्या आसान होता है? लेकिन देखिए यहाँ पे एक ही नदी है, सिंधु नदी। इसमें पंचनद है, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज, और इधर इंडस, 6 नदी हो गई। और यहाँ पे एक ही नदी है, इंडस नदी। क्या इधर से पार करना आसान नहीं होता? ये तो आसान होता। लेकिन यहां से लोग पार नहीं करते थे, कहां से करते थे? इस वाले इलाके से। और हमेशा आक्रमण क्या होता था, या तो पंजाब में होता था या फिर हमेशा राजस्थान वाले इलाके में होता था। क्यों, ऐसा कारण क्या था? क्योंकि आप देख सकते हैं कि पंजाब में भले ही 5 नदी हो, लेकिन ये पहाड़ी इलाका है ना, पहाड़ी इलाके में नदी की जो हमारा चौड़ाई होती है वो बहुत ही कम होती है, और पानी की मात्रा भी क्या होता है उसमें, अमाउंट ऑफ वाटर इसमें कम होता है, ठीक है। तो जिसके कारण क्या होता है, जो हमारा इधर 5-5 नदियां हैं, देखिए तो ये पांचों नदी को इसकी मतलब एक तो मैंने बताया अभी कि इसकी क्या है, एक तो इसका फ्लो क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो कम होगा, पानी की मात्रा कम होगा, और नदी की गहराई भी क्या होगी, कम होगी। तो ये पांचों नदी को पास करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन जब नदी निचले इलाके में आती है तो उसका क्या होता है, अनेक सहायक नदियों से मिलकर उसका जल की मात्रा क्या होता है, बढ़ जाती है, और उसका नदी की चौड़ाई बढ़ जाती है। तो अपने इतनी बड़ी सेना लेके आप इधर से पार करना क्या आपके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए क्या होता है, ये लोग जितने भी आक्रमणकारी आए हैं इन पांचों नदी को पार किया, और हमेशा युद्ध क्या हुआ, इसी पंचनद के क्षेत्र में हुआ है। तब आपको समझ में आएगा क्या कारण है। बहुत ही लॉजिकल कारण है, बस आपको ध्यान देना है कि इसलिए। बताइए तो कौन सा दर्रे से, कोई भी आपको मतलब कहीं पूछा जाएगा कि कौन ये आक्रमणकारी कौन सा दर्रे से पास हुआ है, तो आपको समझ में आएगा कौन सा, खैबर दर्रा। बहुत ही रेयर है जो बोलन दर्रे से कोई पार किया, या फिर हमारा गोमल दर्रे से पार किया, कोई नहीं पार करता है। क्यों जाए उतना, क्यों? निचले वाले इलाके में क्या होगा, नदी की चौड़ाई बढ़ जाती है, पार कर ही नहीं सकता है, ठीक है। हमेशा क्या ऊपरी घाटी में क्या होता है, पार करना आसान होता है, ठीक है। तो ये आपको कारण समझ में आ जाएगा। अब देखिए आगे, इन दर्रों से भारत और मध्य एशिया के बीच, देखिए मैं मैप में दिखा देता हूं आपको। इन दर्रों से क्या है, भारत और मध्य एशिया। देखिए मध्य एशिया कहां पे है, ये भारत हो गया, और ये हमारा इधर जो है सारी मध्य एशिया कंट्री है। मध्य एशिया का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जितने तान वाले देश है, 5 तान वाले देश है, ताजिकिस्तान, मतलब पाकिस्तान अफगानिस्तान को छोड़कर जितने तान वाले देश है सारे क्या होंगे, मध्य एशिया के देश होंगे। तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये पांचों क्या है हमारे इस वाले क्षेत्र में। और यही वाला क्षेत्र है हमारा क्या, सिकंदर महान का। यहाँ से होते हुए, अफगानिस्तान से होते हुए क्या होगा, इधर से होते हुए वो यहाँ पे आया था व्यास नदी तक, ठीक है।
तो मध्य एशिया और भारत के बीच संबंध था, या तो मध्य एशिया या फिर पश्चिम एशिया जो बोल सकते हैं। पश्चिम एशिया से भी लोग इधर आते थे और मध्य एशिया से भी इधर लोग आते थे। देखिए मध्य एशिया से जो लोग आएंगे वो हिंदू कुश को पार करेंगे, हिंदू कुश पार करने के बाद हमारा क्या होगा, सुलेमान रेंज पार करेंगे, फिर क्या होगा, इधर आएंगे। जो इधर से आएंगे लोग, वो लोग क्या होगा, हिंदू कुश पार नहीं करेंगे, सीधे क्या होगा, सुलेमान रेंज पार करेंगे। तो आपको ये लॉजिक समझ में आना चाहिए कि लोकेशन जब तक नहीं समझ में आएगा आपको इतिहास समझ में नहीं आएगा कि किधर से लोग आए। ठीक है, तो भारत और मध्य एशिया के अनेक लोग हमलावरों अप्रवासियों के रूप में भारत आए और यहाँ से वहां गए। ठीक है ना, ये जो मान लो पास नहीं होता, सोचिए तो क्या होगा, ना तो कल्चरल एक्सचेंज होता, ना तो फिर इतना डाइवर्सिटी होती इंडिया में। यहाँ पे मतलब भारत में कोई आता ही नहीं, मध्य एशिया में जितने सारे मुस्लिम से आए हैं, ठीक है ना, मुस्लिम वाले हमलावर सारे इधर ही से आए हैं। ठीक है ना, ये वाला इलाका हमलावर भी आए और अप्रवासी मतलब जो भाग के भी आए हैं बहुत सारे लोग, या घूमने भी गए हैं बहुत सारे लोग। तो और भारत से भी बहुत सारे लोग वहां गए हैं, चाहे कल्चरल एक्सचेंज हो, ट्रेड एक्सचेंज हो। ठीक है ना, हिमालय का पश्चिमी विस्तार हिंदूकुश कहलाता है, अभी मैंने बताया। ये कौन सा हिंदूकुश है, सिंधु और ऑक्सस के बीच पार कर लोग आते थे। देखिए ये हमारा क्या होगा, हिंदूकुश है। और इस वाले रीजन को क्या बोला था, जो हमारा उज्बेकिस्तान है, ये वाला क्षेत्र क्या हमारा, इसको ऑक्सस बोला था, ऑक्सस। जहां पे अमू दारिया, यहाँ पे एक नदी बहती है अमू दारिया, सॉरी इधर से डाइस में अलग कर दिया, नाम क्या, अमू दारिया। यहाँ पे ये पूरा इलाका था हमारा इसका क्या नाम है, सिकंदर महान का। ठीक है ना, अमू दारिया, इस वाले रीजन का नाम क्या था, ऑक्सस। यहां से होकर लोग इधर आते थे, मतलब हिंदू कुश से पार होते हुए, और इधर वाले इधर से आते थे। आपको लोकेशन समझ में आएगा। ठीक है, अगला देखिए, ये तो हो गया हमारा हिमालय के बारे में। अब हिमालय में देखिए हम लोग कश्मीर घाटी के बारे में, हिमालय की थोड़ी डिटेल करते हैं। कश्मीर घाटी के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ से घुरा है। घाटी मतलब ही क्या होता है, मैं बताऊं, ये घाटी होता है। ये इलाका क्या हो, घाटी। जब दोनों तरफ पहाड़ हो, बीच वाला इलाका क्या बोला जाता है, घाटी बोला जाता है। तो कश्मीर घाटी ऐसा ही है, क्योंकि आप लोकेशन में देख सकते हैं। देखिए ये हमारा, ये कश्मीर घाटी होगी। इधर क्या है हमारा, ये ग्रेटर हिमालय है, उसके नीचे क्या हो गया हमारा, इधर भी बहुत सारा मैंने रेंज बताया था, पीर पंजाल रेंज, धौलाधर रेंज बीच में बसा हुआ है। तो कश्मीर घाटी क्या है, मतलब दो पहाड़, बहुत सारे पहाड़ों से घिरा हुआ है। लेकिन यहाँ कई दर्रों से पहुंचा जा सकता है। दर्रा तो यहाँ है भी, क्योंकि मैंने बताया था ना कौन कौन सा, फोटुला, खारदुंगला, काराकोरम। तो इन दर्रों से क्या होता है, चाइना की तरफ से हम लोग आ सकते हैं। कश्मीर को मध्य एशिया के इलाकों में बौद्ध धर्म के प्रचार का केंद्र बनने से पामीर का पठार कोई बाधक नहीं बना। पामीर का पठार कोई बाधक नहीं बना। जैसे देखिए ये हमारा यहाँ पामीर का पठार कहाँ पे हमारा, ये वाला इलाका में, यहाँ का पठार। यहाँ से होते हुए देखिए इधर क्या है, चाइना, हमारा चाइना में क्या है, बौद्ध धर्म है। इतने पहाड़ होने के बावजूद भी जो हमारा इधर काराकोरम श्रेणी है, फोटुला श्रेणी है, काराकोरम पास, काराकोरम दर्रा, फोटुला दर्रा, ठीक है, फिर हमारा हो जाएगा खारदुंगला दर्रा। इन दर्रों से पास होते हुए क्या था, लोग यहाँ पे चले आए कश्मीर वाले इलाके में, और यहाँ पे चाइना से क्या बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। ठीक है, ये कितना दुख की बात है। देखिए बौद्ध धर्म का जहाँ जन्म हमारा बिहार में हुआ, तो बौद्ध धर्म से हमारे तरफ से यहाँ पे ना जाते हुए ये धर्म कहाँ से आया, जम्मू कश्मीर में चाइना की तरफ से आया। ये बहुत ही दुख की बात है। ठीक है ना, बौद्ध धर्म धीरे धीरे क्या होगा, लुप्त हो गया है। तो आपको ये समझ में आएगा कारण, क्या कारण है कि यहाँ पे धर्म क्या है, बिहार की तरफ से नहीं गया है, वो चाइना की तरफ से आया है। इसलिए उनका कल्चर क्या है, चाइना के जैसे, चाइना के लोगों के जैसा मिलता है सारी चीज। मैं आपको ह्यूमन ज्योग्राफी लूंगा तो सारे बताऊंगा कि उनका जो सब कुछ स्टाइल क्या है, आपको चाइना की तरफ से होता है, चाइना के जैसा। ठीक है, तो पामीर का पठार कहाँ है हमारा, ऊपर वाले मतलब जम्मू कश्मीर के नॉर्थ में होगा, ऊपर में। अब देखिए ना नेपाल की घाटी में, नेपाल की घाटी छोटी है। नेपाल के जो पहाड़ है यहाँ पे देखेंगे आप, नेपाल में जो हमारा ये वाला इलाका है, इसमें हाइट क्या है, घाटी छोटी छोटी हाइट है। तो इसको पार करना आसान था, छोटे छोटे दर्रे हैं पार करना। यहाँ पार करने के बाद कहाँ आएंगे, ये वाला क्षेत्र क्या है हमारा, मैदानी इलाका है उत्तर भारत का, यहाँ पे लोग पास करेंगे। ठीक है, देखिए तो नेपाल की घाटी आकार में छोटी थी। गंगा के मैदानी इलाकों में लोगों ने यहाँ तक पहुंचने के लिए अनेक दर्रे ढूंढ निकाले, मतलब पास होने का कोई रास्ता। ठीक है, अब देखिए आगे, और मैदानों की कछारी मिट्टी में पनपे घने जंगल की अपेक्षा हिमालय के तराइयों जंगलों में साफ करना आसान था। मतलब देखिए एक हो गया ये पर जो इलाका हो गया हमारा पूरा, ये जो इलाका हो गया हमारा क्या हो गया, पूरा मैदानी इलाका हो गया। और जो हमारा ये हो गया पहाड़ के जस्ट निचले वाला क्षेत्र होता है, इसको कछारी क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है ना, ये सॉरी तराई क्षेत्र, कछारी बोला, तराई मतलब हिमालय का जो निचला भाग होता है, फुटहिल्स ऑफ हिमालय, हिमालय का निचला क्षेत्र क्या बोला जाता है, तराई बोला जाता है। तो तराई वाले क्षेत्र में क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला कि मैदानों कछारी क्षेत्र, मतलब यहाँ पे ये वाला
कछारी मतलब क्या, दलदली इलाका यहाँ पे, या थोड़ा जहाँ मिट्टी ज़्यादा हो, जलोढ़ मिट्टी। ये एलोवियल सोयल का जहाँ डिपोजिट है, तो ये वाला क्या हो गया हमारा, यहाँ से यहाँ तक ये वाला क्या होगा, कछारी क्षेत्र हो जाएगा ये वो पूरा, ठीक है। और जो हिमालय, जो पर्वत के नीचे वाला क्षेत्र क्या होगा हमारा, तराई क्षेत्र होगा। तो देखिए यहाँ पे, तो मैदानी कछारी मिट्टी में पनपे घने जंगलों की अपेक्षा हिमालय की तराई के जंगल में साफ करना आसान था। अब देखिए यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी ज्यादा है, तो यहाँ पे जंगल क्या होगा, बहुत ही ज्यादा घना होगा, क्योंकि उसमें बारिश भी इस वाले इलाके में बहुत ज्यादा होती थी। अभी तो आपको पता चलेगा उत्तर भारत में कोई जंगल ही नहीं है, इस वाले जगह में बहुत ज्यादा पेड़ था। लेकिन इस वाले जंगल में क्या है, ये क्योंकि पहाड़ी इलाका था, इसमें पेड़ों की घनत्व क्या था, थोड़ा कम था, और मिट्टी भी क्या थी, उसकी उपजाऊ कम थी। उपजाऊ कम होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे पेड़ की घनत्व क्या था, कम था, और यहाँ पे ज्यादा था, ठीक है। तो अब ज्यादा होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे पेड़ों का घनत्व क्या, तराई वाले क्षेत्र में कम था, इसके कारण उसको काटना भी क्या है, आसान था। अब इसी काटने के कारण क्या हो गया, ये जंगल साफ किया। तो पहले क्या ना, जो तराई वाले क्षेत्र है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से वाले ये क्षेत्र है नेपाल वाला, यहाँ पे जंगल साफ करके बाद इसको रास्ता बनाया गया, और यही हमारा बाद में क्या हो गया, ये लोग यहीं के आसपास बसने लगे तराई वाले क्षेत्र में, और बाद में यही क्या हो गया, हमारा ट्रेडिंग रूट बन गया, व्यापारिक मार्ग बन गया हमारा, ये पूरब से पश्चिम की ओर बन गया। ये चीज मैं दिखाने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो तराइयों में देखिए, इन तराइयों में बहने वाली नदियां कम चौड़ी होती थी। अभी मैंने बताया कि तराई वाले क्षेत्र में क्या होगा, नदी चौड़ाई हो जाएगी। जैसे ही और भी मैदानी इलाके में आएगा, यहाँ पे चौड़ाई क्या होगी, कम होगी। जैसे ही ये नदी यहाँ मैदानी इलाके में आएगी, उसकी चौड़ाई बढ़ती जाएगी। अब चौड़ाई बढ़ेगी तो वहां पे क्या होता है, पार करना मुश्किल होता है, इसलिए तराई वाले क्षेत्र में क्या होगा, यही कारण है। तो यही कारण था कि प्रारंभिक जो शुरू में जितने सारे यात्रा मार्ग है, ठीक है ना, यात्रा करने के लिए, जो ट्रेवल करने के लिए जो हमारा रूट बना, यात्रा मार्ग हिमालय के तराइयों में ही पश्चिम से पूरब की ओर और पूरब से पश्चिम की ओर डेवलप हुआ। मतलब ऐसे ऐसे, कैसे आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ से सारे लोग क्या था, ये ट्रेडिंग रूट क्या था, ऐसे इस वाले क्षेत्र से इधर ऐसे पश्चिम से पूरब, ठीक है। संभवतः इसी कारण कृषि बस्तियां तराई वाले इलाकों में ईसा के पूर्व 6ठी शताब्दी, मतलब सिक्स बीसी के आसपास, मतलब ईसा के लगभग 600 सदी पहले, मतलब 6 बीसी, इसका एज कितना हो जाएगा, 6 बीसी हो जाएगा। 6 बीसी नहीं, मतलब 600 बीसी होगा, ठीक है, में ही सबसे पहले बसी थी। तो आपको बस्तियां जो होगा ना, सबसे पहली बस्ती कहाँ मिलेगी, इसी वाले क्षेत्र में मिलेगा आपको, नीचे वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि नीचे वाले में तो पता है आपको, नीचे वाले में घना जंगल है, घना जंगल को काटना क्या है, पॉसिबल ही नहीं है, तो लॉजिक मिलेगा। आपको हड़प्पन साइड में जब आप लोग पढ़ते हैं, या फिर जो स्टोन एज में पढ़ते हैं, बहुत ही आसान होगा आपको पढ़ना कि कैसे होगा। बस्ती कहाँ मिलेगा भैया, जहाँ पे जंगल घना नहीं होगा, क्योंकि उस समय तो ऐसा था नहीं काटने का भी, जो अभी इतने सारे जो हमारे हथियार हो गए, औजार हो गए, उस समय था नहीं, ठीक है, इसलिए। तो उस समय क्या था ना, ये वाला इलाके पूरा घना जंगल था। राजस्थान वाले इलाके में भी पूरा घना जंगल था। आपको इमेजिन करें, अभी वाला जो इंडिया आप सोच रहे हैं, उसको पूरा पूरा भूल जाइए, ठीक है ना। आप सोचिए मुझे कुछ नहीं आता है, ऐसा कुछ। ये वाला इलाका पूरा घना जंगल था, ठीक है ना, क्योंकि पहले जबरदस्त बारिश होती थी। तो ये वाले इलाके को काट के बनाया गया, ये ट्रेडिंग रूट बना पहले हमारा। अब कृषि बस्तियां तराई वाले इलाके में सबसे पहले बसी, और यही रास्ते बाद में व्यापारिक मार्ग अपनाए गए, ठीक है ना। तो ये हमारा हिमालय और इसका तराई क्षेत्र हो गया। तो अभी तक मैंने एक्सप्लेन किया, देखिए हिमालय के बारे में क्या एक्सप्लेन, और हमने प्लेन्स के बारे में इंपॉर्टेंस किया, प्लेन्स का इंपॉर्टेंस समझाया। अब मैं अगला बताऊंगा जो इंडिया में रिवर्स है, उसका हमारा इतिहास में रोल में समझाऊंगा। फिर आपको मैं जो पहला हमारा टॉपिक होगा वो मैं लूंगा हड़प्पा सभ्यता, ठीक है ना, हड़प्पा सभ्यता कैसे आपको करना है, ठीक है। तो ये देखिए इंग्लिश हिंदी दोनों में तो लगभग कोशिश किया हूँ थोड़ा बहुत टर्म समझाने में, आई होप हो जाएगा आसानी से। हो सकता है तो मैं आपको PDF दे दूंगा, ठीक है ना, इंग्लिश वाली 2 लेक्चर दोनों लैंग्वेज में बनाना बहुत ही क्या होता है, मुश्किल होती है, ठीक। फिर भी मैं कोशिश करूंगा यदि हो जाए तो, ठीक है। आपकी वीडियो कितना रिस्पांस क्या आता है, फिर उसके बाद मैं आपको ये डिसाइड करूंगा कि इंग्लिश में बनाना है या नहीं कर बनाना है, ठीक है। थैंक यू, आज इतना रखता हूँ। फिर आपको कोई डाउट है इससे तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। आज फिलहाल इतना रखता हूँ, थैंक यू।